जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कमर साहब, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे पास एक खबर आई कल के जिसमें नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब पैगाम दे दें आप दिल्ली में और बीजिंग में और ब्राज़ीलिया में कि जनाब आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं और अगर आप जो है वो चाहते हैं तो पुतिन को कहें कि हमारे साथ बैठे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? इंडिया तो इतना इम्पोर्टेंट पार्टनर है लेकिन ये क्यों कहा गया? तो ये जो रट का जो स्टेटमेंट आया, ये उसने वार्निंग दी कि जो मुल्क, ये 3 मुल्क स्पेशली इंडिया, चाइना और ब्राज़ील को नोट करें, ये ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं। कि इनको ये वार्निंग दी कि अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करते रहें, बेसिकली रशिया की अगर आप ऑयल ख़रीदेंगे और उसको, उसकी इकोनॉमी को आप खड़ा रखेंगे, जिसके वजह से रशिया मुसलसल जंग कर सकता है। देखिए, बिटवीन इंडिया एंड चाइना खुद $300 बिलियन का ट्रेड हो जाता है, तो रशिया रशिया के लिए काफ़ी आमदनी हो जाती है। तो सेकेंडरी सैंक्शंस अमेरिका के तरफ से लग जाएंगी। तो ये सेकेंडरी सैंक्शंस इन्होंने नेटो के तरफ से नहीं किया। मैं तो नेटो क्या सैंक्शन देगा, सैंक्शंस ये लगने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे। तो उससे एक दिन पहले ये इन्होंने धमकी जो दी कल, मतलब इस लास्ट 24 आवर साइकिल में दी, उससे पहले उनकी जो मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बेजार हो गया हूँ पुतिन के बातों से और मैं सिर्फ 50 दिन का वक्त दे रहा हूँ। अगर इस 50 दिन में अगर सीज फायर नहीं हो जाता तो मैं जो है सो इनके इनके जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, और उसने नाम से कहा इंडिया, चाइना, इन पे सेकेंडरी सैंक्शन 100% लगा दूंगा, टैरिफ पर 100% टैरिफ। ये दूसरी बार है, उन्होंने जो ब्रिक्स को पहले भी कहा था कि इफ दे मूव टूवर्ड्स डी डॉलराइजेशन में 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स। मुझे लगता है कि ब्रिक्स खटक रही है डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसा ना कैसा मैं इन पे टैरिफ लगा दूं। अब जहां तक कि चाइना का सवाल है, चाइना, आई डोंट नो, अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, इंडिया के तरफ से भी कुछ जवाब नहीं आया। अ, इंडिया का जो रशिया के साथ ट्रेड है वो $65 बिलियन का है, जो तकरीबन 60-65, अगर आप 2021 में जाके देखें तो सिर्फ $9 बिलियन का ट्रेड था इंडिया और रशिया का। लेकिन अब एकदम 65 से ज़्यादा हो गया है, तो तकरीबन $65 बिलियन का इंडिया जो है तो रशिया से तेल खरीदता है और कुछ 1-2 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स करता है रशिया को। इंडिया बहुत केयरफुल है इन इट्स एक्सपोर्ट्स। चाइना थोड़ा रिस्की एक्सपोर्ट्स है, क्योंकि वो डुअल टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना का जो टोटल ट्रेड है कुछ $250 बिलियन का है। लेकिन अगर आप इंडिया यूएस का ट्रेड देखें, वो $130 बिलियन है, एग्जैक्ट डबल है ऑफ इंडिया रशिया ट्रेड। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगाते हैं, तो अभी तो इट इज जस्ट ए कमेंट दैट ही मेड, मतलब उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप खुद भूल जाए, लेकिन नेटो वाले इसको चिपक जाएंगे, एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू कीप इट अलाइव, क्योंकि उनको चाहिए ये। क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से बेजार होकर उनकी यूक्रेन पॉलिसी बदल रही है, क्योंकि उन्होंने, अगर आपने देखा होगा, एक हफ्ता पहले आर्म सप्लाई जो कर रहे थे टू रशिया, वो रुक गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो बाइडन ने दिए थे हथियार वो भेज रहे थे, फिर उन्होंने रोक दिया। फिर 2 दिन के बाद फिर अपना रिवर्स कर दिया और कहा कि नेटो कैन बाय द आर्म्स, तो वो हथियार अब नेटो को बेचेंगे और नेटो वो हथियार यूरोप को दे देगा। यूरोप कह रहा है कि भाई ठीक है, लेकिन आप थोड़ा चिप इन करें, मतलब ये हथियार हम खुद अपनी तरफ से। तो बेसिकली मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो वोटर बेस है मागा की, उसको बेसिकली धोखा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं नेटो को बेच रहा हूँ, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये नेटो को पैसे दे देंगे, फिर नेटो को हथियार बेच देंगे, अपने ही पैसों से वो अपने ही हथियार खरीदेंगे। तो इस तरह का वो रन अराउंड कर रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा, मार्जरी टेलर ग्रीन बोल के जो कांग्रेस वुमन है फ्रॉम जॉर्जिया, उसने इसके खिलाफ सख्त बयान दे दिया कि शी से ये हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ तुमने जो प्रॉमिस किया था
लेकिन दोनों प्रॉमिसेस तोड़ दिए, यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, ईरान पे हमला कर दिया। सो ही इज ब्रेकिंग हिज प्रॉमिस आफ्टर प्रॉमिस। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसीज में अब क्या फर्क रहा, यू नो। सो आई थिंक कि ये जो इंडिया के ऊपर है, सी इंडिया हैज टू रियलाइज कि वो चमक निकल गई है। अब जो चाहे वो जो बोल रहा है। लिंडजी ग्राहम ने एक बिल इंट्रोड्यूस की सेनेट में रशिया के सैंक्शंस के मुताबिक। तो वो बिल कहता है कि जो रशिया के साथ तेल खरीदेगा उसके पर हम 500% टैरिफ लगा देंगे, 500%। और सेनेट 100 सेनेटर्स होते हैं हमारे पास। और दूसरे मुल्कों में जैसा राज्यसभा में दे आर वीकर पीपल, जैसा डॉक्टर जयशंकर इज ए सेनेटर इंडिया के, वो राज्यसभा के मेंबर है, वहाँ पे वो कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो अमेरिकन सेनेटर्स हैं दे आर मोर पावरफुल, वो स्टेट वाइड इलेक्शन जीत के आते हैं। वो ऐसा नॉमिनेट जिस तरह मतलब देयर इलेक्शन इज मच बिगर देन द कांग्रेस के जो आते हैं 6 साल के लिए आते हैं। सो दे आर वेरी पावरफुल पीपल। और 84 ऑफ देम, यानी बाई पार्टीजन सपोर्ट है इस बिल को, यानी 84 सेनेटर्स। अब पिछले हफ्ते या 8-10 दिन पहले सेनेटर कून्स आए थे हमारे प्रोग्राम में लेक्चर देने, तो ही वाज बहुत फख्र से कह रहे थे कि हम 84 सेनेटर्स ने को स्पॉन्सर किया है ये बिल। और उन्होंने नाम लेके कहा कि हम इंडिया और चाइना पर 500% जो लगा। तो सो व्हाट इट शोज इज, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। तो मैं जब एमबीए करके आया तो आई वाज वन ऑफ दोस इंजीनियर एमबीए में बहुत डिमांड में था। तो मेरे पास हमेशा जॉब ऑफर्स होती हैं। इट वाज लाइक परपेचुअली, मुझे जहाँ भी जाता था मैं मीटिंग में इधर-उधर जॉब ऑफर्स मिलते रहती थी। तो मेरा पहला जॉब था एक बड़ी इंडियन कंपनी के साथ, लार्सन एंड टुब्रो। फिर 1 साल के बाद मैं छोड़ के आई जंप टू अनदर कंपनी। वो तनख्वाह वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे। तो मेरे साथ एक साहब काम करते थे, उनका नाम था पंचाल। अगर वो सुन रहे हैं तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने मुझे एक राय दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था, मुक्तदर अभी तुम यंग हो और फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो अब तुम्हारी प्रॉमिस को देखकर लोग तुम्हें जॉब दे रहे हैं। 2-3 साल के बाद क्या होगा, दे आर नॉट गोइंग टू लुक के कितना स्मार्ट है, कितना बोलता है या क्या से क्या डिग्री की। दे विल वांट टू सी व्हाट यू हैव डन, तुमने किया क्या है। और अगर तुम जॉब स्विच करते रहोगे तो तुमको कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या बताओगे 5 साल के बाद कि मैंने 5 जॉब चेंज किए या कोई प्रोजेक्ट किया। सो आफ्टर सम टाइम दे विल लुक एट योर परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज आर लुकिंग एट इंडियाज़ प्रॉमिस। अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो हमारे को 2 मिलियन फौजी मिल जाएँगे चाइना से लड़ने के लिए। अगर इंडिया हमारा एलाय बन गया तो इंडिया विल बाय बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ आवर वेपन्स, F-35 खरीदेगी, ये खरीदेगी, वो खरीदेगी। ठेंगा ले रहा है इंडिया। क्या बेचा है? एक $3 बिलियन के ड्रोन्स बेचे और कुछ नहीं इंडिया को, अमेरिका ने। वो जाके रफाले खरीद रहा है इंडिया। So what has happened suddenly is कि मे बी दे आर लुकिंग एट इट एंड सेइंग कि प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस के बेसिस पे हम कब तक इंडिया को बर्दाश्त करते रहे? पिछले 3 साढ़े 3 साल से इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है। सो आई हैव अ फीलिंग कि वो शाइन जो थी प्रॉमिस की वो थोड़ी कम हो गई है इंडिया की। एंड पीपल आर विलिंग टू, क्योंकि बैकलैश कुछ नहीं हो रहा है। देखिए आप इज़राइल के खिलाफ इस तरह बात करके देखें, आपके पीछे लग जाते हैं लोग। आपके पीछे डायस्पोरा पड़ जाता है, उनका डायस्पोरा, उनके लॉबीज़, आपकी नौकरी चली जा सकती है, आपके इलेक्शन के खिलाफ वो प्राइमरी के लिए खड़ा कर देते। इंडिया के पास वो पावर नज़र नहीं आ रहा, यू नो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिंडसे ग्राहम ने इसको स्पॉन्सर कर दिया, कहा डोनाल्ड ट्रम्प को कि मेरे बर्थडे पे मुझे तोहफ़तन ये बिल पास करवा दें आप। तो इंडिया क्या कर रहा है लिंडसे ग्राहम के खिलाफ? कुछ एक्शन ले रहा है? नहीं ना। सो ही इज़ नॉट फीलिंग द सेम प्रेशर। तो इंडिया का आई थिंक इंडिया दबाव में आ गया है, खामोश हो गया है, क्योंकि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा है। मुझे लगता है कि ट्रेड नेगोशिएशन के बाद इंडिया माइट स्टार्ट गिविंग बैक टू ट्रम्प। एक बार वो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाती है तो ये छोटे-मोटे सेनेटर्स को, इससे पहले भी डॉक्टर जयशंकर ने काफ़ी लताड़ा था सेनेटर्स को जो इंडिया के खिलाफ बोलते थे। तो मेरे ख्याल से वो बाद में वो लताड़ेंगे इन लोगों को। लेकिन अभी वो ट्रेड के दौरान, क्योंकि अब ट्रेड नेगोशिएशंस के डिटेल्स तो सामने नहीं आए, बट आई एम होपिंग कि
इंडिया इज टेलिंग ट्रम्प कि जो ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है दैट विल बी फाइनल, आप इसके ऊपर बाद में मजीद टैरिफ, इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, आपको आज क्रिकेट मैच पसंद नहीं आया तो आप हम पे टैरिफ लगा रहे हो, वेदर खराब हो गया तो हमको टैरिफ लगा रहे हो, थिंग्स लाइक दैट ना करें। आई एम assuming that will be part of the negotiations ना, कि दिस इज फाइनल, देयर विल बी नो एडिशनल टैरिफ्स, क्योंकि ट्रम्प बीच में शोषण छोड़ रहे हैं ना, अभी एक कॉपर का छोड़ दिया, ये कह करके हम कॉपर पे 50% टैरिफ लगा देंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स पे 200, और इंडिया का 1/10 ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका फार्मास्यूटिकल्स है, तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर, तो उस पर वो कह रहे हैं 200% लगाएंगे, लेकिन वो 1.5 साल के बाद। तो इस तरह की चीज़ें हैव टू बी अंडर कंट्रोल इन द बायलैटरल। तो आप इस तरह की चीज़ें उनके साथ करिए जिनके साथ आपके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट ना हो। सो आई एम होपिंग कि इंडिया इज गोइंग टू पुट दैट इन द नेगोशिएशंस, बट आदमी खुद अपनी बात पे नहीं कायम है तो फिर वो क्या अग्रीमेंट्स पे कायम रहेगा। बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो सिचुएशन अमेरिका और इंडिया के दरमियान बिल्ड हुई है, इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इंडियंस आर नॉट कंफर्टेबल, एंड वो ये भी समझते हैं कि ये कैसा पार्टनर है, ये हमारे साथ क्या कर रहा है। आजकल इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड आया है, जो मुझे बहुत सारे कमेंटेटर्स को देख के पता है चला है। वो ये है कि इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमें चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को रीबिल्ड करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, और हमें चाइना से दोबारा इंगेज करना चाहिए। कल जो डॉक्टर जयशंकर ने जो स्टेटमेंट जारी की एससीओ में, उसने उसने यही कहा कि हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए। ये दैट वाज मैसेज टू, सारी बात है, चाइना को ये इन्होंने मैसेज दिया। और लेकिन इंडिया ये कह रहा है कि अब हमें, जनाब, ट्रंप पैनिक में चला गया है, क्योंकि अमेरिका पैनिक में चला गया है, क्योंकि चाइना और इंडिया के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। डू यू थिंक इंडियंस ये सिग्नलिंग दे रहे हैं कि भाई हमें, ठीक है, ताल्लुकात इंडिया चाइना से खराब है लेकिन स्टेबल पार्टनर है, अमेरिका डजंट स्टीम अ स्टेबल पार्टनर, और यूरोपियंस को भी बाय द वे ये मसला है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? पहले तो इंडिया को एमनीसिया हो गया, ऑपरेशन सिंदूर भूल गए वो, कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान को हथियार भी दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दिए, और उसके बाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे रहा है। जो एससीओ का जो आपका जो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो स्टेटमेंट थी, जिसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र था और पहलगाम का नहीं था, मतलब इट्स लाइक सेइंग के मतलब शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं क्या चाहिए तुझे, बोल, हम अदा करते हैं। बोलते जाफर एक्सप्रेस को एक्सप्रेस करें, पहलगाम को छोड़ दें, ठीक है। फाइनल स्टेटमेंट में वो था, इंडिया ने साइन नहीं किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप, मैंने एक पूरा शो किया है डॉक्टर जयशंकर की बीजिंग की विजिट पर, आप देख सकते हैं वो, मेरे दोनों चैनल्स पे लगा दिए मैंने। तो उसमें पहले तो ऐसा जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशंस, ठीक है। जब से काजान में मुलाकात हुई है मोदी की और शी जिनपिंग की, ऐसा लगता है कि सारी ट्रेनें दिल्ली से बीजिंग को जा रही हैं। अजीत डोवल के 2 ट्रिप्स हो गए, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी एक ट्रिप, ये चौथा सीनियर, 5 साल के बाद गए डॉक्टर जयशंकर बीजिंग। तो अब ऐसा लगता है कि दे आर कॉन्स्टेंटली गोइंग। अब शायद अगस्त के एंड में मोदी जाएंगे जब एससीओ का फाइनल समिट होगा, राइट। उधर से कोई नहीं आ रहा, आप गौर किया? सो वन वे ट्रैफिक है ये पूरी। सो उसमें क्या होता है कि इंडिया ने बढ़ चढ़ के बहुत बातें की, सी दे शुड, मतलब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अगर आप ट्रम्प से बेजार होकर या इनसिक्योर होकर बाउंस होकर चाइना के पास जा रहे हैं, तो हाउ इज दैट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है? जैसा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में खलीफा एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खलीफा वो होता है जिसके पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है। तो खलीफा वो होता है हु डजंट केयर, ये पड़ोसी जो भी करना है वो कर ले, मतलब आई डोंट गिव अ डैम, मैं बॉस हूँ। तो वो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आप ट्रम्प एक बात कह रहे हो तो चाइना को भाग रहे हैं, चाइना अगर गलवान में घुसता है तो आप क्वाड की तरफ भाग रहे हैं। ये कौन सी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी? सो इंडिया हैज टू रिकॉग्नाइज कि अभी इंडिया इज नॉट अ मेजर पावर। मतलब मैं ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की ना, ये इतनी बड़ी फ्रॉड बात है।
आप जवाब दें, अगर आप इक्वल पावर हैं, मल्टीपोलर या ना, देयर आर मेनी पावर्स ना, रोज धड़ाधड़ धमकियां दिए जा रहा है ट्रंप, जवाब दें उसका। सिवाय शी जिनपिंग की किसी ने जवाब नहीं दिया। इट्स ए बाइपोलर एट बेस्ट, यानी यूनिपोलर सिस्टम है या बाइपोलर है, इट इज नॉट ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसलिए आप चाइना को बर्दाश्त कर रहे हैं, चाइना के ऑपरेशन सिंदूर को नजरअंदाज कर दिया। देखिए, ये जीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी है, क्या कह रहे हैं कि अगर टेररिस्ट हमें हमला करते हैं तो हम ना तो टेररिस्ट को छोड़ेंगे ना उनको छोड़ेंगे जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सोसाइटी। बट इनको सपोर्ट चाइना कर रहा है, तो क्या आप उनको भी अटैक करेंगे आप? बिकॉज चाइना तो सपोर्ट खुल के सपोर्ट किया ना ऑपरेशन सिंदूर में। सो वेयर इज योर जीरो टॉलरेंस? आपने देखा जो फाइनल जो प्रेस रिलीजेस हुए हैं उसमें टेररिज्म का कोई जिक्र नहीं था एससीओ के। हालांकि ये इनकी तो वही है, एक ही लाइन वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, वी वांट एवरीबॉडी टू हैव जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, ये वो इट इज नॉट। सो इंडिया इज फेलिंग डिप्लोमेटिकली। पिछले 1.5 साल से ऐसा लग रहा है कि टायर में से हवा उतर गई है, एंड यू कैन सी दैट। अब इंडिया के लिए अब यूरोप प्रेशर डाल रहा है कि ये 50 डेज की जो आपने मार्जिन दी है रशिया को बहुत लंबा है, उसे कम करें। तो लेट अस से कि अगर 50 दिन हो जाते हैं तो इंडिया के लिए एकदम एक स्ट्रेटेजिक सवाल आ जाता है ना कि कैन दे स्टे विथ रशिया, राइट? कैन दे स्टे विथ रशिया? रशिया की इतनी तारीफें करते हैं, हमारा रिलायबल पार्टनर है, ये है वो है, जैसा आप लोग चाइना के बारे में बात करते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स, ये इंडियंस रशिया के तारीफ। हालांकि रशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ भी साथ नहीं दिया इंडिया का, हैज डन नथिंग। वो S-400 जो खरीदे थे एटलीस्ट वो भिजा देते। हालांकि S-400 डिड ए गुड जॉब ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन सिंदूर की जो झगड़े हुए, जंग हुई, उसमें इट वाज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस। मैन ऑफ द मैच अगर इंडिया से किसी को देना है तो वो S-400 को देते। बट इंडिया को पूरी डिलीवरी नहीं किया रशिया ने S-400 जितने इंडिया ने खरीदे थे, कुछ $8 बिलियन के। सो इंडिया हैज is running from superpower to superpower, मतलब and that shows कि there is no strategic autonomy। आप अभी भी मतलब बैलेंसिंग का गेम खेल रहे हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ट्रंप के पास, इसलिए वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा, जब दिल बोला, जब वो खलीफा है वो लिटरली ना। आज सुबह उठ के कह दिया मैंने 25% लगा दिया, रात को उठ कर दूसरे दिन कह दिया नहीं माफ कर दिया। इज लाइक जस्ट डूइंग इट एज ही प्लीजेस। उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि आपके कंट्री को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए। दूसरी चीज ये हो गई है, देयर इज अनदर लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन जो इंडिया चाइना का चक्कर चल रहा है। एक के चाइना ने इंडिया को कंटेन करना शुरू कर दिया। एक तो जो क्या कहते हैं उनको, रेयर अर्थ मटेरियल्स को उन्होंने सप्लाई रोक दी, विच इज कॉजिंग ट्रबल टू इंडिया। दूसरी चीज ये है कि जो चाइनीज टेक्नीशियंस आके इंडिया में काम कर रहे थे ऑन आईफोन वगैरह, उनको चाइना ने वापस बुला लिया है। तो अब हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स वापस चाइना को जा रहे हैं वो, वेयर एज जो भी अब काम करेंगे वो सिर्फ ताइवान से आएंगे, बट नॉट फ्रॉम चाइना। सो चाइना इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इंडिया की जो तरक्की है इन मेक इन इंडिया एंड बिकमिंग एन ऑल्टरनेट सप्लाई चेन टू चाइना, वो नहीं होता। सो वी विल सी द सबसे बड़ा टेस्ट तो जब आएगा जब इंडिया की टैरिफ रेट पता चलेगा। जैसा मैं आपके पहले भी कहा था, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन 10 एंड 26, लॉजिकली बोल रहा हूं, लेकिन ट्रंप लॉजिकल नहीं है। 10 एंड 26, तो 10-26 तो उसने कहा कि अगर डील नहीं बनी तो 26 हो जाएगा। हाँ, और अगर जीरो कर दिया तो वो मिनिमम 10% तो वो लगाने ही वाले हैं सबके ऊपर, बर्तानिया के ऊपर भी लग गया 10%। सो अब ये बिटवीन 10 एंड 26 है। चाइना के ऊपर 10+20 है टैरिफ, सिर्फ 30% है, लेकिन वो 20% फ्लेक्सिबल है, यानी वो फेंटेनिल के ऊपर है। तो चाइना अगर ड्रग्स, फेंटेनिल जो ड्रग है जो अमेरिका में लोग लेकर मर रहे हैं, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो भेज रहा है। इट्स लाइक सेइंग कि फेंटेनिल बिरयानी है तो ये चावल भेज रहा है, नमक भेज रहा है, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो इफ चाइना स्टॉप्स एक्सपोर्टिंग दैट, तो अमेरिका वो 20% उतार देगा।
तो बेसिकली 10% इज द टैरिफ विद चाइना राइट नाउ। तो इंडिया के लिए दैट विल बिकम अ बिग डिसएडवांटेज फॉर दिस होल आइडिया ऑफ मूविंग मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम। मगर अब एप्पल के सीईओ है और आप देख रहे हैं अरे इंडिया पे लग गया है 15% और चाइना पे सिर्फ 10% है, तो फिर आप why will you invest billions to relocate ना? So that is where India is I think tolerating China के भाई ठीक है आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप इंजीनियर्स भेजें, इन्वेस्टमेंट्स भेजें। और आपने देखा होगा नो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी एक बात की उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने जब वांग यी से जब मुलाकात हुई से वी वांट यू टू रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। मुझे हैरत हुई कि वांग यी ने जवाबन क्यों नहीं कहा कि भाई आप टिकटॉक बैन किए हुए हो, आप हावे को ब्लॉक करिए फ्रॉम 5G, आपने जो है सो क्या कहते हैं BYD ने जो $1 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा था एक्सपेंशन। मुझे लगता है ये दोनों को चाहिए मैं उससे फोन पे बात करें वांग यी और जयशंकर, थोड़ा मैं उनको अपडेट दे देता हूँ उनकी सूरत हाल क्या है। आई वाज सो सरप्राइज कि उसने नहीं कहा, यह रिपोर्ट नहीं हो रही है राइट। मेरा ख्याल है कि वो जान के वो कह ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, जो जो करना है कर लो। क्या ख्याल है? टिकटॉक विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल ना, अगर आप टिकटॉक अगर इंडिया में जाएगा तो ये रोक नहीं सकेंगे ना कंटेंट, जैसा यूट्यूब अब हमारे चैनल इन्होंने बैन करके बैठे हुए हैं। तो इट विल बी अनदर वेन्यू, कितने बैन करेंगे टिकटॉकर्स को। सो टिकटॉक को इन्होंने बैन इसलिए किया कि टिकटॉक पे लोग काफ़ी क्रिटिकल बातें कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, गाने गा रहे थे, इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड हज़ारों लाखों लग जाते हैं ना लोग, आप डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। तो इसलिए भी तो ट्रंप ने भी, यूएस ने भी तो उसको बैन करने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, दे आर ऑल स्टिल ट्राइंग टू ब्लॉक टिकटॉक। सो वो लेकिन BYD को वो एक्सपैंड करने नहीं दे रहे हैं, एंड दैट आई वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर वो BYD को एक्सपैंड करने देते तो फिर वो आ जाते चाइनीज इंजीनियर्स, आपके पास $1 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रहा था। लेकिन वो डरे हुए हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट आई कैन टेल यू दिस मच कि पिछले 5-6 महीने से आप कह सकते हैं कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट डिप्लोमेटिकली। जैसा आपको याद है 2023 वाज द बेस्ट ईयर आई थिंक इंडिया के लिए, वो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, G20 की समिट हो गई। अब SCO में भी इंडिया का सवाल उठ रहा है। मैंने एक ऑलरेडी शो कर दिया कि क्या इंडिया को रहना चाहिए SCO में, क्योंकि आप SCO के खुद मेंबर्स ईरान के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पे इंडिया ने सड़ा दिया उसको ना, उसको यूनानिमस नहीं हुआ वो, तो आप वहाँ SCO में जाकर बैठ कर इसराइल के माउथपीस बने हुए हैं वहाँ पर। सो और फिर आप बातें कर रहे हैं कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, आपका वोटिंग पैटर्न इज विद इसराइल, कहाँ से ग्लोबल साउथ आया। सो आई थिंक इंडिया इज बिकमिंग ए स्पॉइलर नॉट ओनली इन SCO बट ब्रिक्स। एक मैं एनालिस्ट को सुन रहा था इंडिया के, वो कह रहे थे कि भाई इंडिया इसलिए भी, देखिए इंडिया ने बहुत मतलब सपोर्ट किया SCO। अब इस साल SCO के प्रेसिडेंट चाइना होगी ना, तो इसलिए तो ये सारे मीटिंग्स चाइना में हो रहे हैं। तो इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स, तो अगली समिट ब्रिक्स की इंडिया में होगी। तो दे वांट शी जिनपिंग टू कम, अगर शी जिनपिंग नहीं आया तो बेकार हो जाता है राइट। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू ICC, तो पुतिन आएंगे, पुतिन कैन कम इफ ही वांट्स टू कम, मतलब कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं है इंडिया। तो इंडिया वांट्स टू हैव अ सक्सेसफुल ब्रिक्स, वांट्स चाइना सपोर्ट ड्यूरिंग इट्स प्रेसिडेंसी इन ब्रिक्स, तो इसलिए इंडिया इज बीइंग नाइस, ये एक्सप्लेनेशन है उनका कि व्हाट दे नीड फ्रॉम चाइना। बट मुझे लगता है कि टैरिफ्स अगर कुछ लग गए तो इंडिया चाइना का ट्रेड विल बिकम मोर देन US इंडिया ट्रेड। जो हाँ जो हाँ। डील वियतनाम के साथ हुई है और जो इंडोनेशिया के साथ डील हुई है, ट्रम्प कह रहे हैं कि वैसी ही डील इंडिया से चाहिए, एंड दैट डील इंडिया कैन नॉट गिव। वियतनाम और जो इंडोनेशिया की डील्स हैं, इंडोनेशिया पे 19% टैरिफ लगे हैं, वियतनाम पे 20%। 19% क्यों समझ में नहीं आया मुझे 20% के बजाय 19%। आई थिंक इंडोनेशिया से गिव अस अ बेटर डील देन वियतनाम, तो इन्होंने कहा ठीक है 1%, 19% कर दिया।
लेकिन अमेरिका के गुड्स पे 0% टैरिफ्स दोनों मुल्कों के तरफ से 0% और फुल एक्सेस टू द मार्केट। ठीक है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी नहीं लगेंगे। तो अब अमेरिकन जाके जो बिजनेस करें आप कर सकते हैं वियतनाम में और इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया पे 19% 20% टैरिफ लगेंगे, आप उन पे टैरिफ। तो दिस इज द डील ही वांट्स विद इंडिया। इंडिया कांट डू दैट। मतलब इंडिया जीरो टैरिफ कर देगी अमेरिका के गुड्स को, खासतौर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को अगर खोल दें तो इंडिया के फार्मर्स तो भूखे हो जाएंगे। खासतौर से जो मक्का कहते हैं ना, मेज, कॉर्न को ले लें या सोयाबीन्स को ले लें या राइस को भी, वो जापान जापान भी राइस नहीं खोलना चाह रहा अमेरिका के लिए। दे आर वो ब्लॉक किए हुए हैं कि हमारे पैडी फील्ड्स खत्म हो जाएंगे, पैडी फार्मर्स वगैरह। सो सो आई थिंक के डिस्कशन जो चल रहे हैं वापस आ रही ना, इंडिया की नेगोशिएशन टीम चली गई थी वो, थिंकिंग के सितंबर 9 विल बी फाइनल, जुलाई 9 विल बी फाइनल, लेकिन अब 31 अगस्त फाइनल हो गया, तो दे आर कमिंग बैक टू नेगोशिएट। सो दे मस्ट बी वेरी कंसर्न। ये जो वियतनाम और इंडोनेशिया की जो डील्स हुए, दैट इज अनदर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए थोड़ा अमेरिका के साथ मुझे लगता है कि हनीमून खत्म हो गया। हनीमून खत्म हो गया है, तो ये इसीलिए चाइना के भी करीब जैसे कह रहे हैं ना, सिग्नलिंग कर रहे हैं। या लेकिन जारी बात है, हम तो इसको, पाकिस्तान तो बड़ा जारी बात है केयरफुली देख रहा होता है इन चीज़ों को। वहाँ कौन गए थे आपके तरफ से? इसाकदार गए थे कुछ? इसाक डार गए थे, हाँ हाँ बोले। मेरा ख्याल है इसाक डार ने भी कोई उस तरह की स्टेटमेंट वगैरह जारी नहीं की। इंडिया ने थोड़ी सी हमारा वो पहलगाम का वाकया डिस्कस किया जी, कि पहलगाम के वाकये को नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और इस तरह की अभी आज वो कह रहे थे दोबारा उनके सीडीएस हम। डॉक्टर साहब ये तो थोड़ा आपसे बात नहीं हुई, ये जो दोबारा इंडिया की गवर्नमेंट ने फैसला किया है, एनएसए दोवल, उससे पहले इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी एनएसए दोवल एंड टुडे सीडीएस चौहान, उन्होंने कहा हमारा नुकसान ही कोई नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि उसने कहा जो थे दोवल साहब ने तो ये कहा हमारा एक शीशे का ग्लास नहीं टूटा। ये जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, उसने कहा अगर कोई टूटा है तो मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं। तो ये जो अभी अभी जो कह रहे हैं, इसके क्या मतलब है? 17 लोग मारे गए पूंछ में, वो भूल गए? पूंछ में जो 17 सिविलियंस मरे, क्या उनका ग्लास व्लास नहीं फूटा, चश्मा वश्मा नहीं फूटा? आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग। 17 सिविलियंस मर गए एंड यू आर सेइंग नथिंग हैपेंड, राइट? जनाजे निकले। एक खातून को याद है जिसके ट्विन बच्चे थे, याद है? शौहर जेल बीमार था, तो शी वाज नॉट टेलिंग हर हस्बैंड के बच्चे मर गए क्योंकि ही वाज रिकवरिंग। तो 17 सिविलियंस तो मारे गए थे ना बाय 8 या 9 तारीख को, इमीडिएटली जो पाकिस्तान का जो मोर्टर फायर हुआ ना अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। सो आई डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। सीडी से चौहान ने सिंगापुर में क्या कहा कि पहले बार गलती हो गई हमारे से, उस गलती की वजह से वी लॉस्ट सम फाइटर्स। क्या पाकिस्तान कह रहा है कि वी लॉस्ट 6, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा, एक बार भी किसी इंडियन मिलिट्री ऑफिसर ने अभी तक ये नहीं कहा कि वी डिडंट लूज एनीथिंग। जो पहला एक एयर मार्शल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि लॉसेस तो होते ही हैं जंग में। फिर ये जो इंडोनेशिया में जो फौजी ने जो बयान दिया, तो उसने तो पोल खोल ली ना। उसने कहा कि जो सिविलियन लीडरशिप है, उन्होंने डिसीजन लिया था। आपको याद है जयशंकर ने कहा कि मैंने पाकिस्तान को फोन करके कहा कि दिस इज नॉट एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो वो जो बात थी कि ये पाकिस्तान पे हमला नहीं है, सिर्फ टेररिस्ट पर हमला है, पाकिस्तान की फौज पे भी हमला नहीं। तो वो उस वजह से टू बी एबल टू से दैट, उन्होंने पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस पे फायर नहीं किया। दैट्स व्हाट द इंडोनेशिया वाला कहा कि एयर डिफेंसेस पे हमने फायर नहीं किया, उल्टा जैसे हम फायर करने लगे उनके एयर डिफेंसेस हमको अटैक कर दिए। तो दिस इज लाइक डिफेंस वॉरफेयर 101 है, राइट? कि भाई आप यू फर्स्ट अटैक द एयर डिफेंसेस, देन यू अटैक एयरबोर्न ना, वरना फिर आपको एंटी वो वर्ल्ड वॉर 2 में भाई पहले एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को निकालते थे आप, फिर जाके बमबारी करते थे, वरना एंटी एयरक्राफ्ट गन्स आपके बॉम्बर्स को गिरा देते थे। आई मीन दिस इज लाइक 100 साल पुरानी बात कह रहा हूँ मैं आपको, 80 साल पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 की। सो जो इंडोनेशिया की जो स्टेटमेंट थी, वो फौजी क्या वो ख्वाब देख के, मतलब लाइक ही वाज गिविंग यू अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि पहली बार हमने वी डिडंट डू, देन द सेकंड टाइम जो सीडीएस चौहान ने भी कहा है हमने स्ट्रेटजी चेंज की। वो स्ट्रेटजी चेंज ये की कि उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को अटैक किया ना। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में उन्होंने नूर खान वगैरह पे
एयरफोर्स बेसिस को अटैक किया, क्योंकि एयर डिफेंसेस आपके कमजोर हो गए थे बाय नाउ। सो दैट मेक्स परफेक्ट लॉजिकल सेंस टू मी कि पहली बार इन्होंने एयर डिफेंसेस को नहीं किया, कुछ हवाई जहाज गिरे, दे मेड एन एडजस्टमेंट एंड दे केम बैक, एंड दैट मेक्स मोर सेंस देन ये लोग जो कह रहे हैं, मतलब अजीत डोवल की बात। इट इज मतलब इंडिया में काफी बैकलैश हो रहा है, नरेंद्र सरेंडर ये वो कहकर, तो अब वो इमेज बताने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, यू नो। बट मतलब सीडीएस चौहान को करवाना था ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनसे पूछते कि भाई ये वीडियो है आपका, आपने ये बात क्यों कही। मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं, मेरे पास वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा जहां पे इंडियन मिलिट्री की जो स्पोक्स पर्सन 2 खवातीन आई थी, उन्होंने आते ही 10 तारीख को सुबह कहा कि डैमेजेस वर सस्टेन्ड, ठीक है जी, ह्यूमन का भी जिक्र किया और मटेरियल का भी जिक्र किया। तो उसने कहा और उसने बेसिस के नाम लिए कि यहाँ यहाँ हुआ है, लेकिन अब दोबारा वो जो कह रहे हैं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, अब जाहिर बात है लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं कि हमारा बल्कि उसने कहा कि शीशा भी टूटा नहीं है हमारा। तो यहाँ पे लोग तो बड़े हैरान हो रहे हैं कि यार ये पहले मान गए थे अब मानते ही नहीं है कुछ। तो मेरा ख्याल है कि फॉर डोमेस्टिक ऑडियंस वो लगे हुए हैं कि उनको पता है जो बोलेंगे मान जाएंगे लोग। देखिए, द ऑलरेडी इट हैज क्रिएटेड ह्यूज प्रॉब्लम। आपने देखा होगा रफाले सीईओ की एक बात फैल गई इंडिया में, बाद में उसने कहा कि मैंने नहीं कहा, राइट? इफ यू रिमेंबर रफाले सीईओ की भी बात इस तरह से। तो इंडियन मीडिया थोड़ा बहुत इस तरह की हरकतें करता है। उन्होंने कह दिया था झूठा के नरेंद्र मोदी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिए थे, याद है आपको? तो फिर उसके बाद जो नोबेल पीस कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने खुद बयान दिया कि ये बात झूठ है, ही इज नॉट नॉमिनेटेड। तो इस तरह की चीजें इंडिया में करते हैं, आई डोंट नो, खाली व्यूज के लिए कर रहे हैं, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस। आई डोंट टेक अजीत डोवल सीरियसली एट ऑल। अब फाइनली अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर होता। मैं अप्रैल से कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर था। आप कैसा, अगर आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे उसमें, तो दैट्स अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, प्लस इट्स अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी भाई। ऐसा कैसा हो जाता कि वो 1 घंटे, 1.5 घंटे तक तफरी कर रहे थे वहाँ पे वो गार्डन में लोगों को मारते हुए। यू नो इट्स एग्ज़ैक्टली जो इज़राइल में हुआ अक्टूबर 7 को, उनको 6-7 घंटे, इतना छोटा मुल्क है, पैदल आते तो पहुँच जाती फ़ौज इज़राइल की, you know. So there's something fishy about this whole thing. It's a failure of intelligence, failure of security, और किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो सेंट्रल की सिक्योरिटी है ना। अब कश्मीर में जो 370 निकालने का सबसे बड़ा फ़र्क ये आया कि कश्मीरी पुलिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, इट इज़ द इंडियन गवर्नमेंट दिल्ली में सिक्योरिटी की, तो ज़िम्मेदारी ही नहीं लेना चाह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ही खत्म हो गई, यू नो। वहाँ पे एक मिनिस्टर है रोड्स के, कह रहे थे कि 2022-23 तक हमारी रोडें चाइना की तरह हो जाएंगी और 2025 तक अमेरिका की तरह। अब बारिश होते ही ब्रिजेस गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं, वो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। कोई उनसे पूछता ही नहीं जाके, अरे भाई आप ये कह रहे थे कि आप बकवास कर रहे थे, यू नो। सो आई एम रियली इरिटेटेड। देखो डोनाल्ड ट्रंप लंच से पहले इतने सवाल के जवाब ले लेता है, इस पे इतने एक्यूजेशंस हो रहे हैं, इतना उसको छोड़ ही नहीं रहे एप्स्टीन के ऊपर। आप देखो रिपोर्टर्स, वो बहरीन के साथ मीटिंग हुई, बहरीन के वो बादशाह बैठा हुआ है वहां पर, जो भी था वो, उसे कुछ भी नहीं, उसकी जो लाइक ही इज इररिलेवेंट, एप्स्टीन 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 करके ट्रंप का वो जवाब दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। कैन यू इमेजिन? यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रिलिंग टू जयशंकर, टू अजीत डोवल। नहीं 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 सर, आप ऐसा बोले थे, कहाँ हैं वो 4, अभी तक क्यों नहीं पकड़े, भाग गए, क्या कर रहे हैं वो, वेयर आर दे? इफ दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसा कैसा बॉर्डर क्रॉस किया उन्होंने, आप सिक्योरिटी आए भी चले भी गए, क्या मतलब, लाइक व्हाट इज दिस? सो देयर इज नो क्वेश्चनिंग, यू नो, क्योंकि जब आप एक सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देंगे, तो फिर फंसेंगे। और ये जो बात उन्होंने कही कि आईआईटी वगैरह कहीं जाके लेक्चर में दी अजीत डोवल ने ये बात, इट वाज नॉट थ्रू जी जी, वो एक कॉन्वोकेशन में बात कर रहे थे कि हम 2047 तक $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, 32 ट्रिलियन, और हमारा कोई नुकसान नहीं किया उन्होंने, और इस तरह की बातें वो कह रहे थे। लेकिन हमारे लिए तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि यार वो कह रहे हैं ये चीज़ें, बातें कर रहे हैं। सो
बेटर व्हाट वी कैन से, ये उनका एक व्यू है, वर्जन है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, अमर साहब, बाय। थैंक यू सर, थैंक्स।